कल जो मुश्किल लगा था आज वही चैप्टर बनेगा। रोज थोड़ा सा पढ़ लो दोस्तों, एक दिन डॉक्टर का सपना सचेगा। इसी शायरी के साथ, इसी जज्बे के साथ चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का पार्ट 2। कल हमने बात की थी सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसी होती है जो वॉल्यूम के ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है। जिनके अंदर वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज वी नो डैट पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम प्रेशर को, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखें तो जो हमारा वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटता है। इसी तरह से हमारा कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलैरिटी के ऊपर भी वॉल्यूम की वजह से फैक्ट आता है। कुछ ऐसे हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जिसके अंदर वॉल्यूम टर्म नहीं आता, जैसे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? घुलनशीलता। घुलनशीलता बोल सकते हैं हम हिंदी में कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर हम मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, गिलास मैंने पानी लिया है, उसके अंदर मैं मैक्सिमम कितना चीनी को या फिर कितना नमक को घोल सकता हूँ, उसको हम बोलेंगे सोल्यूबिलिटी। सो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? अब देखो, मैंने पानी लिया है, मैंने चीनी ली है, और तीसरे विक्रय मैंने नमक लिया है। तो पानी के अंदर मैं चीनी घोलूंगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पानी के ऊपर और चीनी के ऊपर, कि पानी की प्रॉपर्टी कैसी है और चीनी की प्रॉपर्टी कैसी है। जैसे चीनी पानी के अंदर घुलेगी वैसे ही चीनी दूध के अंदर नहीं घुलती। तो नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, जितनी जल्दी नमक जो है पानी के अंदर घुलता है उतनी जल्दी हमारी चीनी नहीं घुलती। तो जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है ऑन बोथ, कि आपने सोल्यूट कैसा लिया है, आपने सोल्यूट का नेचर क्या है, और आपने सोलवेंट कैसा लिया है। साथ ही साथ अगर आपने, देखो, आप एक तो गर्म पानी के अंदर चीनी डालो, एक आप ठंडे पानी के अंदर चीनी डालो, दोनों के अंदर जो घुलने की क्षमता है वो अलग अलग होगी। सो सोल्बिलिटी डिपेंड्स ऑन सोल्यूट, सोलवेंट एंड टेम्परेचर। और प्रेशर को इंक्रीज करके भी हम सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर के ऊपर भी वो डिपेंड करती है। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड और गैस एंड लिक्विड। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमने 4 फैक्टर बताए, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब सबसे पहला जो आप एग्जांपल लेंगे वो लेंगे कि हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रही है। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं होता। अगर मैं सिंपली एग्जांपल दूं, आपने ले लिया मिट्टी, ले ली, मिट्टी क्या सॉलिड है लेकिन वो पानी के अंदर नहीं घुलती। एवरी सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन गिवन लिक्विड वाइल NaCl एंड शुगर डिजोल्व रियडली इन वाटर। जो NaCl है और जो शुगर है वो पानी के अंदर बहुत जल्दी घुलती है। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट, जबकि जो नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन है वो नहीं घुलती है। ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिजोल्व इन बेंजीन, बट NaCl एंड शुगर डज नॉट डिजोल्व इन बेंजीन। ऐसा क्यों है? देखो, अगर हम किसी NaCl की बात करें, ठीक है, तो क्या हमने की बात की, हमने NaCl की बात की। Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये एक आयनिक बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़ती है। लेकिन इनके ऊपर पोल्स प्रेजेंट है। पोल्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? इनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है और चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ H2O, अगर मैं इसको अच्छी तरह लिखूँ तो H प्लस और OH नेगेटिव, इनके ऊपर भी चार्जेस प्रेजेंट है, पोल प्रेजेंट है। चार्ज प्रेजेंट, पोल प्रेजेंट, बात एक ही है। तो दोनों क्या है? दोनों पोलर हैं। तो पोलर के अंदर पोलर बहुत जल्दी घुलता है। पोलर के अंदर पोलर बहुत जल्दी घुलता है। तो पानी के अंदर जो भी चीज़ घुल जाएगी वो पोलर होगी। चीनी शुगर पोलर है, और NaCl कॉमन सोल्ट वाटर भी जो है हमारा वो पोलर है। वहीं पे अगर मैं बेंजीन की बात करूं, क्या है बेंजीन? बेंजीन दादी ये बना लो या फिर ऐसे बना लो सिंपली, आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो आपकी मर्जी है।
लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी इसके अंदर आपको कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा, कोई पोल्स देखने को नहीं मिल रहे, तो ये नॉन पोलर है। इसीलिए कहा है जो नेप्थलीन और एंथ्रासीन है ये नॉन पोलर है, ये बेंजीन के अंदर घुल जाएंगे, बेंजीन नॉन पोलर है। वहीं पे जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, और शुगर है सुक्रोज, वो दोनों के दोनों पोलर है, इसलिए वो पानी के अंदर घुल गए। It is observed that polar solute dissolved in polar solvent and non-polar solutes in non-polar solvent. In general, a solute dissolved in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two, or we may say that like dissolve like. हम बोलते ना हिरानी में डेढ़ न डेढ़ गंगा किनारे फिट जाए, तो वही बात है, जो जैसा होगा उसको वैसा ही मिलेगा। तो जो जैसा होगा वो वैसे के अंदर ही घुलेगा। अगर हमारे पास पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी से घुल जाएगा। वहीं पे अगर हमारे पास ए पोलर सॉल्यूट है तो वो ए पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। When a solid solute is added to solvent, some solute dissolve and its concentration increases in solute. जैसे जैसे हम सॉलिड सोल्यूट को हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, फिर लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर घोलते रहते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा सोल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। किस प्रोसेस को? जब हमने एक सोलवेंट लिया है जो हमारा लिक्विड है, हमने एक सोल्यूट लिया है जो हमारा सॉलिड है, जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन मुझसे वाइवा में पूछा गया था, जो 12th क्लास की CBSE वाइवा होती है ना, उसमें मुझसे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी और मुझे वो आती नहीं थी। Some solute particles in solution collide with the solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. Simply आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने चीनी को डाला और आपने उसको घोलना स्टार्ट कर दिया, स्टीरिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे जो शुगर है उसमें डिजोल्व हो रही होगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो डिज़ोल्व हो गई हुई जो पहले डिज़ोल्व हो गई थी, वो वाली जो शुगर है वो दोबारा से क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको बेस पर पड़ी हुई मिलेगी और वो सेपरेट आउट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिज़ोल्व हुई शुगर है वो आपस में कोलाइड करती है, दोबारा से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। A stage is reached when the two processes occur at the same rate. आप कुछ समय बाद देखोगे जो आप एक्स्ट्रा शुगर डालोगे घुलेगी और उतनी ही शुगर नीचे बैठ जाएगी, तो वो एट द सेम रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। Under such condition, number of solid particles going into solution will be equal to number of solid particles separating out and a state of dynamic equilibrium is reached. इसका मतलब क्या है? जो आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे कि जितनी भी शुगर आप डिजोल्व कर रही हो उतनी ही शुगर नीचे जाके सेपरेट आउट भी हो रही है। मीन्स जो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और उतना ही सॉल्यूशन दोबारा से सॉल्वेंट और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। At this stage, the concentration of a solute in the solution will remain the same under the given conditions, that is temperature और pressure। और इस स्टेज पे जब आप डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच कर चुके होंगे, उस स्टेज पे प्रेशर का, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो उतना ही रहता है। मीन्स जितनी कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी ही रहेगी। Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution. सैचुरेट हो चुके हो, पढ़ते पढ़ते भी हम सैचुरेट हो जाते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, हमारे दिमाग में नहीं आ सकता, अब दिमाग से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेट हो जाना। तो जब मैक्सिमम कंडीशन पे हम पहुंच चुके हैं उसके बाद हम कुछ डिजोल्व नहीं कर सकते, उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेशन और सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. अब अनसैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेट नहीं हुआ है जिसमें हम और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिजोल्व्ड सोल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन and contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent.
जब हम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस को देखते हैं, उस केस में जो है ये होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जितनी शुगर आप डालोगे डालते रहो, घुलेगी नहीं, नीचे सेपरेट आउट हो जाएगी। और यही पे हम जो है सोल्यूबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं कि जितनी हमने मैक्सिमम शुगर या फिर मैक्सिमम कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व कर लिया है, ये इसकी सोल्यूबिलिटी आ गई है। Earlier, we have observed that solubility of one substance into another depend on the nature of substances. हमने देखा कि जो solubility है वो nature of substance के ऊपर डिपेंड करती है। Like dissolve like, जो जैसा होगा वो अपने अंदर वैसे को ही घोलेगा, डेढ़ न डेढ़ गंगा किनारे फिट जाए। In addition to these variables, two other parameters, that is temperature and pressure, also control this phenomena. जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो भी इस फिनोमिना को कंट्रोल करता है। दी सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, अब बात करते हैं टेम्परेचर से हम कैसे कर पाएंगे। दी सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। हाँ, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जो हम पढ़ते हैं ना, ले चातले बोल दो, ले साटले बोल दो, ले साटले प्रिंसिपल इन जनरल, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rising temperature, and if it is exothermic it should be decreased. These trends are also observed experimentally. अब देखो, जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलते हैं तो कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जो एंडोथर्मिक होती है, जिसमें हमें हीट देनी होती है, और कुछ ऐसी है जो एक्सोथर्मिक होती है, जो हीट को रिलीज आउट करती है। यहाँ पे मैं आपको ले साटले प्रिंसिपल नहीं समझाता, सिंपली आपको मैं कंसेप्ट या कॉमन सेंस समझाता हूँ। देखो, पहला है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कैसी है, जो हीट को रिलीज करेंगे। क्या एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिट, यहाँ से याद रख लो, एक्सो मीन्स एग्जिट। तो जो हीट को एग्जिट करेंगी वो होती है एक्सोथर्मिक। क्या होती है, वो होती है एक्सोथर्मिक। अब अगर वो हीट को बाहर निकाल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो कम टेम्परेचर पर काम करना स्टार्ट करेगी। तो एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट इंक्रीज होगी, लेकिन उसको हीट तो बाहर निकाल रही है, तो वो क्या है, उसका जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो जो एक्सोथर्मिक है वो ठंडे पे काम करेगी, और जो एंडो जो हीट लेगी, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो हीट ज़्यादा लेगी, तो उतनी ही जल्दी से वो जो है अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करेगी। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज के साथ रिएक्शन इंक्रीज होती है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ये पर्टिकुलर हमने नहीं जानते कि सॉलिड को लिक्विड डालने के बाद एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, डिपेंड करता है हम कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। अब है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हम लिक्विड के अंदर सॉलिड को डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। It is so because solid and liquid are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure. अब प्रेशर क्या होगा, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, उसको हम दाबेंगे, दाबने से क्या होगा, वो कंप्रेस होगा। लेकिन सॉलिड और जो लिक्विड है वो तो कंप्रेस हो ही नहीं सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल, सो दे रिमेन अनअफेक्टेड। क्या मैसेज आ रहा है, क्या पता। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। बहुत सारी गैस है जो लिक्विड के अंदर घुल जाती है, बहुत सारी है जो पानी के अंदर घुल जाती है। अब जब भी गैस को हम पानी के अंदर घोलते हैं तो इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट को इवोल्व करती है, हीट को बाहर रिलीज आउट करती है। तो इससे आपको समझ में क्या आया, वो हीट को रिलीज आउट करती है। तो ये कम टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी हीट की, गैस की ज़्यादा होगी लिक्विड के अंदर। जितना कम टेम्परेचर होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैनी गैसेज डिसॉल्व्ड इन वाटर, CO2 ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर।
बहुत सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन थोड़ी सी होती है, स्मॉल एक्सटेंट। इट इज दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वाटिक लाइफ। वही जो पानी के अंदर समुद्र में ऑक्सीजन डिजोल्व है, उससे ही जो है ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं एक्वाटिक। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊँ, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो हमें ये तो पता चल गया था जो पानी है उसका जो फॉर्मूला है वो H2 होता है, ठीक है। तो पता मैं क्या सोचता था, जो नीचे ऑर्गेनिज्म है वो इस पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं O2 वाली, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इस पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन है, उसको ऑर्गेनिज्म लेती है। ऑन दी अदर एंड HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जो HCl है, अब आप देखो HCl है, नेगेटिव H प्लस है, तो ये पोलर है ना, तो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जल्दी डिजोल्व नहीं होता, HCl बहुत जल्दी होता है। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेशर और टेम्परेचर का। टेम्परेचर का कैसे पड़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेशर का कैसे पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तो कंप्रेस हो जाती है गैस। तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, गैस की सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि प्रेशर की वजह से जो गैस है वो कंप्रेस हो जाती है। फॉर सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन अ लिक्विड कंसीडर अ सिस्टम एज वन फिगर 1a। इसमें देखो आप दो फिगर देख रहे हो, ठीक है, ए है और एक ये बी है। अगर आप ए देखो तो इसके अंदर भी जो गैसेज है पार्टिकल है पानी है, इसके अंदर भी गैसेज है पार्टिकल पानी है। इसको हमने प्रेशर W1 दिया और W1 वेट रखे, और इस पर हमने प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो क्या हुआ, जो पिस्टन है वो नीचे आ गया, और जो ये है ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो गई, लेकिन ये बहुत कम सोल्यूबल हुई। तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर देंगे उतनी जल्दी सोल्यूबल हो जाएगी। The solubility of gases increase with increase of temperature. आपने देख लिया, the lower part is solution and upper part is gaseous system as pressure P and T. Assume this system to be in state of dynamic equilibrium. That means under this condition, rate of gaseous particles entering and leaving the solution phase is same. Now increase the pressure over the solution phase by compressing the gas to a smaller volume. This will increase the number of gaseous particles per unit volume over the solution. Also, the rate at which the gaseous particles are striking the surface of a solution to enter it. The solubility of gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in an increase in the pressure of gas above the solution and thus its solubility increase. अब सोलिबिलिटी बढ़ गई, अब इसी सोलिबिलिटी को कैसे बढ़ी उसको समझाने के लिए आते हैं हमारे हेनरी साहब। Henry was the first to give a quantitative relation between the pressure and solubility of gas in a solvent which is known as Henry's law. हेनरी ने अपना लो दिया था, अपना लो दिया जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में क्या होता है, हेनरी लॉ से बताता है कि रिलेट करता है सोल्युबिलिटी को जो है प्रेशर के साथ। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution. इसने क्या कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी जो सोल्यूबिलिटी है प्रेशर ने, जो सोल्यूबिलिटी हमने ऐसे लिख दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर के। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि जितनी भी गैसेज है, गैसेज का पूरा मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर क्या है उसको हम बोलते हैं उस गैस का पार्शियल प्रेशर। मीन्स पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैसेज है, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पर्टिकुलर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। तो वही इन्होंने कहा कि जितनी भी सोलिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर गैस का प्रेशर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उतनी जल्दी वो डिजोल्व हो जाएगी। अब डाल्टन थे जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, डाल्टन अ कंटेम्प्ररी ऑफ हेनरी ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द लिक्विड सोल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इसने भी कहा था, सेम बात कही थी, अलग से कही थी, कि जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो एक फंक्शन है, वो डिपेंड करता है ऑन दी पार्शियल प्रेशर। We use mole fraction of a gas in the solution as measure of its solubility and then it can be said that। अब देखो
सोल्युबिलिटी क्या आती है, जो मैक्सिमम अमाउंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो उस अमाउंट को मेजर करने के लिए हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज़ कर सकते हैं। हम उसको मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी या फिर नॉर्मेलिटी, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, लेकिन हम अमाउंट कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हैं कितने डिजोल्व हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। सो इन्होंने कहा अगर हम उस सोलिबिलिटी मीन्स जो मैक्सिमम अमाउंट है, अगर हम उसकी यूनिट या फिर उसका जो मेजरमेंट का मात्रा है, अगर वो हम मोल फ्रैक्शन है तो क्या होगा। तो अगर हमने मोल फ्रैक्शन लिया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस है सॉल्यूशन के अंदर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो हेनरी ने क्या कहा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हो रहा, कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई के। तो जो प्रेशर है, जितना ज़्यादा हमारा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रेशर देगा। तो जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई की। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो जो प्रेशर है इट इज़ इक्वल टू के एच काई। किसके बराबर आ गया, के एच काई की। यहाँ पे जो के एच है ये हेनरी का कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आगे देखो, if we draw a graph between the partial pressure, तो जब हमने जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन है ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सीन, जब हमने उसका ग्राफ बनाया तो हम जानते हैं जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो क्या आएगा, लीनियर ग्राफ बनेगा। तो वही हमारा लिखा हुआ है, if we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction of a gas in a solution, then we should get a plot of type as shown in figure 1.2। मीन्स हमको एक लीनियर ग्राफ मिलना चाहिए। डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट के एच वैल्यू, अलग अलग गैस का के एच वैल्यू अलग अलग होता है एट द सेम टेम्परेचर। दिस सजेस्ट दैट के एच इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। तो हर एक गैस का हेनरीज कांस्टेंट अलग होगा। इसको ऐसे समझो, हर एक गैस की सोलिबिलिटी सेम नहीं है, हर एक गैस सोल्यूबल एक तरीके से नहीं होती, अलग अलग तरीके से होती है। तो उनका जो हेनरीज कांस्टेंट है वो भी अलग अलग होता है। तो हर एक गैस का अपना अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि जो के एच है वो सिर्फ नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी नेचर ऑफ गैस होगी वैसा ही उसका के एच होगा। अब आगे देखो, मैंने कहा जो प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के एच, मतलब जो पी है वो के एच काई के बराबर है। तो अगर मैं इसको इस साइड लेकर जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ जो काई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच है। और जो काई क्या है, काई इज अ मेजरमेंट ऑफ सोल्यूबिलिटी। काई एक सोल्यूबिलिटी को मेजर करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो काई जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। अगर किसी गैस का के एच ज़्यादा होगा उसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, उतना ही कम वो डिजोल्व कर पाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आपको 4-5 गैसेस दे दे, उनका के एच वैल्यू दे दे, पूछ ले कौन सी ज़्यादा डिजोल्व होगी, तो जिसका के एच सबसे कम उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 1.111 that higher the value of KH at a given pressure, lower is the solubility of the gas in the liquid. It can also be seen from table 1.2 that KH value of both N2 and O2 increase with increased temperature, that indicate कि जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज करती है विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पढ़ लो, अगर के एच बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी घटेगी। दिस इज द रीजन दैट एक्वाटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर रेदर देन इन द वार्म वाटर। ऐसा क्यों है, मैंने कहा जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स जितनी ठंडा पानी होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व होगी। तो जो एक्वाटिक स्पीसीज है वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द वार्म वाटर। अब जो हेनरीज लॉ है उसके बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस है डे टू डे लाइफ में।
पहला है द टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड एट अंडर हाई प्रेशर। पहला तो जो हम ठंडा पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके अंदर क्या होता है, CO2 डिजोल्व होती है। CO2 क्या है, गैस है। अगर ये गैस है तो इसकी सोल्युबिलिटी हाई प्रेशर के साथ इंक्रीज होगी, तो हम उस ठंडे को हाई प्रेशर पे बंद करते हैं ताकि वो डिजोल्व रहे। दूसरा क्या है, हम ठंडे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्यों, क्योंकि ठंडी है तो जो हमारी सोल्युबिलिटी है गैसेस की उसमें ज़्यादा होगी, CO2 ज़्यादा डिजोल्व होगी, इसलिए ठंडी में ज़्यादा टेस्ट आता है एज कम्पेयर टू दी वार्म। नेक्स्ट है स्कूबा ड्राइवर्स। स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट cope with the high concentration of dissolved gases while breathing air at higher temperature underwater, means higher pressure underwater. Increased pressure increase the solubility of pressure gases in the blood. इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे स्कूबा ड्राइवर्स नीचे की तरफ जाती है तो वहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ता रहता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है जो सोल्युबिलिटी है गैसेस की हमारे ब्लड के अंदर वो बढ़ती रहती है। और जैसे वो नीचे से ऊपर आएगा, व्हेन द ड्राइवर्स केम कम टुवार्ड्स द सरफेस, प्रेशर एकदम से बढ़ता है, जिसकी वजह से दिस रिलीज द डिजोल्व्ड गैसेस एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। नाइट्रोजन का एक गैस है, वो भी हमारी ब्लड के अंदर होगी। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर आए, ग्रेजुअली एकदम से टेम्परेचर जैसे ही घटा, तो हमारा जो N2 है उसकी सोलबिलिटी डिक्रीज हुई और वो बैंड्स बबल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंड्स, जिससे हमें दर्द होता है और हम मर भी सकते हैं। तो बैंड्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्कूबा ड्राइवर्स टैंक रखते हैं जिसमें हम हीलियम गैस को डिजोल्व कर देते हैं कि उसकी सोलिबिलिटी कम है। आप देख सकते हो हीलियम देखोगे ना आप, तो हीलियम के देखो KH कितना ज़्यादा है, उसकी सोलिबिलिटी कम है, इसलिए हम KH को यूज़ करते हैं कि वो डिजोल्व ही ना हो पाए, सोलिबिलिटी घटे बढ़े कुछ फर्क ना पड़े। तो 11% हीलियम होता है, 56% नाइट्रोजन होती है और 32% उसमें ऑक्सीजन होती है इन दी स्कूबा ड्राइवर्स के टैंक में। आगे एक और बात है, जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो प्रेशर घटता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, बंदों को सर में दर्द, उल्टी आती है, जिसको हम एनोक्सिया बोलते हैं। इसका एक और कंसेप्ट है, आपने देखा होगा जो पहाड़ के लोग होते हैं उनके जो गाल है वो लाल लाल होते हैं, ऐसा क्यों, कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन मात्रा नेचुरली ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाल होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर कम है, तो उसकी जो सोल्युबिलिटी है वो घट जाती है। तो सोल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन हमें ज़्यादा रखना होता है। एनसीईआरटी क्या लिखती है, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू लो concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen cause climbers to become weak and unable to think clearly, symptoms of condition known as anoxia. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat is involved in this process. Simple बात है, एक exothermic reaction है। We have learnt in the last section that dissolution process involves dynamic equilibrium. This must follow Le-Chatelet principles. एज डिसोल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोलबिलिटी जो है वो घटती है। तो सोलबिलिटी कंसेप्ट आज ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि वो जहाँ वहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो जो वेपर प्रेशर उसमें बनता है, तो उसके कंसेप्ट को हम कल पढ़ेंगे। वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है पढ़ते हैं। तो चलिए एक शायरी सुनाते हैं और उसके साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। लेक्चर ख़त्म हो सकता है पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नीट का सपना बड़ा है दोस्तों, इसलिए मेहनत छोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसी शायरी के साथ, इसी जज्बे के साथ आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। लेक्चर छोटा है, सिर्फ आधे घंटे का है। हमने सोल्युबिलिटी को डिटेल में पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में।
तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड बस यही कहना है, पेपर नज़दीक है, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।